आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट का आपका फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है। उसके सारी यूनिट्स 500 यूनिट है, 5 यूनिट होती है उसमें, तो उसका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये है फिजिक्स पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है आपका, वो हमने डाउनलोड किया है एमजीएससी की वेबसाइट से। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की कि पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम का, कैसे कैसे पेपर होते हैं उसमें, और क्या टाइम का ड्यूरेशन रहता है और क्या मार्क्स रहते हैं। तो फर्स्ट पेपर है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैकेनिक्स एंड ओसिलेशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैकेनिक्स एंड ओसिलेशन, ठीक है। और इसमें इसको हिंदी में बोल देते हैं निर्देश तंत्र, यांत्रिकी और दोलन। ओसिलेशन का मतलब दोलन और मैकेनिक्स का मतलब यांत्रिकी, ठीक है। तो वो रहेगा आपका 45 मार्क्स का, ठीक है। और 3 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहेगा कि आपको 3 घंटे में पेपर करना है। और सेकंड पेपर है आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ये सेकंड पेपर रहेगा, वो भी 45 मार्क्स का ही है। और थर्ड पेपर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो वो भी आपका 45 मार्क्स का है। तो टोटल आपके हो गए 135 मार्क्स, और जो प्रैक्टिकल है वो रहेगा आपका 65 मार्क्स का, ठीक है। तो ये सारा होगा आपका 200 का, 65 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 135 के तीनों पेपर, ठीक है। तो इसमें जो इसमें दे रखा है जो वर्कलोड है, मतलब 2 घंटे आपको वीकली पढ़ाई करनी होती है इसमें। और जो इसमें एक चीज़ और है, जो ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है आपका 5 आवर्स का, उसमें आपको जो वाइवा होता है वो होता है 15 नंबर का, और जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रहता है वह 10 नंबर का रहता है। और ये आपका जो 2 आपको देंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, जिसमें एक क्वेश्चन होगा 20 नंबर का, दूसरा 20, तो वो टोटल आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, वो होंगे 40 मार्क्स के। तो ये टोटल मिला के 65 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका। तो इसमें है पेपर फर्स्ट जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैकेनिक्स एंड ओसिलेशन। आज इसकी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसके मतलब इसके यूनिट्स में क्या है, क्या क्या इसकी 500 यूनिट्स में है, और जो इसका एग्ज़ाम करने का तरीका है उसमें मतलब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि आपको 3 सेक्शन दिए होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर शैल कंटेन 3 सेक्शन, कि आपको 3 सेक्शन में जो क्वेश्चन पेपर है वो मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन ए रहेगा आपका 15 मार्क्स का, ठीक है। 15 मार्क्स का आपका सेक्शन ए रहेगा, जिसमें होंगे 10 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, सेक्शन ए में। तो 2 फ्रॉम ईच यूनिट, जो कि आपको मतलब हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल हो गए 10 क्वेश्चन, मतलब 5 यूनिट आपकी। तो 5 यूनिट के 10 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे, जो कि आपको 50 वर्ड्स में लगभग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड्स में ही लिखने हैं, उससे ज़्यादा आपको उसको एक्सीड नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए हो गया। फिर आएगा आपका सेक्शन बी, वो भी 15 मार्क्स का आएगा। उसमें दे रखा है इसने सेल कंटेन 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो वो कैसे रहेगा, 2 फ्रॉम ईच यूनिट विथ इंटरनल चॉइस। इसमें ऐसे होगा, जैसे सेक्शन बी है ना, तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन करने होंगे आपको, ठीक है। 5 क्वेश्चन में फर्स्ट यूनिट में, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे जो पहली यूनिट के होंगे, ठीक है। तो वो होंगे अथवा में, ठीक है, और मतलब अथवा में होंगे। इनमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना होगा, आपकी चॉइस है कि इन दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे ही दूसरी यूनिट का होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा, वो होंगे दोनों एक यूनिट के,
ठीक है, दोनों एक यूनिट के होंगे बट करना आपको एक ही है। कोई सा जो भी आपको आता है वो आप कर सकते हो। ऐसे आपको इसमें सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। ये आपका सेक्शन बी का हो गया। अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। सॉरी, सेक्शन बी में मतलब आप 200 वर्ड्स तक ही का पोर्शन लिख सकते हो। लगभग आप मान लो 2 पेज के लगभग, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज भर जाते हैं उसमें। मान के चलो आप एक लाइन में अगर 10 वर्ड्स आते हैं तो देख लो आप, उस हिसाब लगाना। बस 200 वर्ड्स तक ही होना चाहिए आपका आंसर। और फिर उसके बाद आता है, और ये जो सेक्शन बी है वो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, वो भी इंटरनल चॉइस पे होंगे कि जो आपको मतलब 2 क्वेश्चन मिलेंगे एक यूनिट में और उसमें से एक करना है, समझ रहे हो। अब उसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी भी 15 मार्क्स का होगा। उसमें 5 क्वेश्चन होंगे बट करने आपको 3 ही है, ठीक है। 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें से 3 करने हैं। सेल कंटेन 5 क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम ईच यूनिट, और ईच क्वेश्चन सेल बी ऑफ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो कितने हो गए, तीनों 15 नंबर के हो गए, ठीक है। और उसके बाद में द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर इन 3 क्वेश्चन एंड द आंसर शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स। मतलब 500 शब्द से ज़्यादा आपको उससे एक क्वेश्चन में नहीं लिखना। एक क्वेश्चन आपका उसमें आंसर होना चाहिए सिर्फ 500 वर्ड्स तक का, उससे ज़्यादा आपको उसमें नहीं लिखना। उससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, मतलब आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ठीक है इतना ही लिखना है। तो आप उससे क्या होता है कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पता नहीं होता कि कितना टाइम किस क्वेश्चन में देना है, ठीक है। तो ये इसलिए ये मैंडेटरी होता है कि पहले थोड़ा ऐसे देख ले कि हाँ पिछले साल के पेपर होंगे प्रीवियस ईयर के, तो वो आप पहले देख लेना कि हाँ उसमें कैसे दिया होगा। बाकी इसमें ये आएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं, ये आपकी 5 यूनिट दे रखी है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और यूनिट 5, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये 3 पोर्शन में बंटा हुआ है, ठीक है। ये 5 यूनिट 3 पोर्शन में बंटा हुआ है। पहला है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा है मैकेनिक्स, एंड तीसरा है आपका ऑसिलेशंस, ठीक है। हिंदी में बताऊं तो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र, और जो मैकेनिक्स है यांत्रिकी, और ऑसिलेशन यानी दोलन। तो फर्स्ट पेपर में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन, ये 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है, वो पढ़ेंगे। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पार्ट है वो आपका यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड 2 रहेंगे, और जो मैकेनिक्स का पार्ट है वो यूनिट थर्ड, और इसका यूनिट 4 का ये आधा पार्ट आयलर्स इक्वेशंस है वहाँ तक रहेगा। और उसके बाद ऑसिलेशन का ये फोर्थ पार्ट, 4th यूनिट का, और ये आपका 5वां यूनिट पूरा रहेगा, ठीक है। ये ऑसिलेशन में आता है। तो अभी मैं बता देता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसमें जैसे इनर्शियल फ्रेम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो ये सब जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पार्ट है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। और जो मैकेनिक्स है उसमें मैन आता है कि मैकेनिक्स को कैसे डिवाइड किया हुआ है हम देख लेते हैं। तो ये पहला है अपना क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, और तीसरा अपना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक।
फिजिक्स। तो ये रहेगा अपना, ये मैकेनिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्लासिकल, क्वांटम और इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स में मैन अपना न्यूटन्स के जो लॉ हैं, इसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, जो न्यूटन के लॉ पर आधारित है। ठीक है, और इसके अलावा जो लैग्रांजियन मैकेनिक्स है, उसमें डिटेल डिस्कशन की जाती है कि कोई भी मतलब जो चेंज आता है मोमेंटम में या फिर वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज, तो उसका हम मैथमेटिकल कैलकुलेसिस में लैग्रांजियन में करते हैं, लैग्रांजियन मैकेनिक्स। ठीक है, और थर्ड अपना है हैमिल्टन। ठीक है, तो ये क्लासिकल फिजिक्स को इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो क्लासिकल फिजिक्स में मेन हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं की स्टडी हम करते हैं। मैक्रो पार्टिकल्स में जैसे डस्ट से लेके और प्लेनेट तक उनके गति और उनकी स्थिति के बारे में हम पूरी डिटेल से उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, मैक्रो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, इसमें पार्टिकल्स और सब कुछ आ जाएगा, पार्टिकल्स हो गए और आपकी कोई बॉडी हो गई, सब आ जाता है। तो ये मैक्रो में आएगा, और क्वांटम में जो हम सीधा देख नहीं सकते, ठीक है, पार्टिकल्स आते हैं वो छोटे छोटे जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल हैं, तो वो इसमें आते हैं इसमें माइक्रो पार्टिकल्स आते हैं। तो इनका अध्ययन हम करते हैं क्वांटम फिजिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में इसमें सिर्फ जो गैस या मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के बारे में उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम गैस या मॉलिक्यूल्स की जो स्थिति गति, तो वो क्या होता है कि सारे n नंबर्स में होते हैं, एक साथ होते हैं बल्क में, तो उनका क्या गति रहती है, उनकी क्या स्थिति रहती है, उनकी क्या मतलब ऊर्जा रहती है, वो सब डिटेल हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो सिर्फ न्यूटन के जो लॉ थे उन पर आधारित है, तो वो किसी बॉडी के मतलब गति और स्थिति को बताते हैं, तो इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो गई। और जो लैग्रांजियन मैकेनिक्स है उसमें ये मैथमेटिशियन थे, और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, तो उनका हम इसमें जो होते हैं मतलब जो स्मॉल डिफरेंस कहीं भी होता है, कोई भी डेरिवेशन में आप देखते हो, तो उनका कोई भी चेंज होता है, जैसे वेलोसिटी में थोड़ा बहुत चेंज हो गया, तो उनका अध्ययन हम इसमें लैग्रांजियन मैकेनिक्स है इसमें करते हैं। और हैमिल्टन में स्पेशली हम करते हैं जो भी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो सारी जितनी भी टोटल एनर्जी है किसी पार्टिकल्स की, उनका अध्ययन हम इसमें हैमिल्टन मैकेनिक्स में करते हैं। और ये दोनों मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और हैमिल्टन मैकेनिक्स से ये कनेक्टेड है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, हैमिल्टन मैकेनिक्स क्वांटम फिजिक्स से कनेक्टेड है। तो इस तरह से हम मैकेनिक्स को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। और जो अपना मेन जो है जो हम पढ़ेंगे वो है क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो अपना फर्स्ट ये अपना 3rd यूनिट रहेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसमें
ठीक है। तो ये अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पार्ट रह गया, फर्स्ट और सेकंड यूनिट, और थर्ड और आयलर इक्वेशन तक ये अपना मैकेनिक्स का पार्ट हो गया। अब इसमें है पोटेंशियल वेल एंड पीरियोडिक ऑसिलेशन, ये सारा अपना ऑसिलेशन यानी दोलन का पार्ट होता है। अब पोटेंशियल का क्या मतलब है? पोटेंशियल का मतलब विभव, समझते हो विभव? तो विभव क्या होता है कि अनंत से किसी बिंदु, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया वर्क डन, कार्य, ठीक है, वो विभव होता है। तो पोटेंशियल वेल का क्या मतलब हो गया? पोटेंशियल वेल मैन यूज होता है कि जो आपका ऑसिलेशन है किसी पार्टिकल का, ठीक है, उसकी स्थितिज ऊर्जा का पॉइंट बताने के लिए हम पोटेंशियल वेल का यूज करते हैं कि किसी पॉइंट पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसको हम पोटेंशियल वेल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा U हो गई और ये इसका डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है, कोई पार्टिकल का। तो इसने जो ये मान लीजिए A पॉइंट है और ये है B पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसकी जो पार्टिकल की स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी 0, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पार्टिकल की मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मीन पोजीशन। तो पोटेंशियल वेल को क्या क्या बोलेंगे कि कोई पार्टिकल है जो ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे ऑसिलेशन करेगा, सपोज करो, ठीक है। तो यहाँ आके वो फिर से इधर मूव करेगा, मतलब यहाँ पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी पूरी है, ठीक है, मैक्सिमम है यहाँ पर ए और बी पॉइंट पर। वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और यहाँ पर आके पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पर 0 हो जाएगी, ठीक है, कम होती 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 यहाँ पे 0 हो जाती है और यहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो नीचे की तरफ। तो जो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो 0 हो जाती है। तो जो पोटेंशियल वेल होता है कि जिसमें कोई भी पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के टू और थ्रू, मतलब आगे और पीछे मूव करे, ठीक है, तो वो होगा आपका पोटेंशियल वेल। और इसमें आगे फिर ये जो पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन है ये बता दिया मैंने। केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन, और केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में आएगा ये जो आपका ये है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इन स्प्रिंग एंड मास सिस्टम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब कोई भी पार्टिकल, ठीक है, वो एक आवर्तकाल में एक चक्कर पूरा करता है, तो उस मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल रेखीय आवर्त गति, ठीक। तो उसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और जो इसके बाद है आपका ये स्प्रिंग मास। तो मान लो कोई स्प्रिंग है, उस पर कोई मास m लगा है ना, तो वो मास अपनी मेन पोजीशन से टू और थ्रू मतलब ऊपर नीचे मूव करेगा, तो उसका हमें ऑसिलेशन का जो इक्वेशन है वो ड्राइव करना है। तो इसमें आपका जो ये है टॉर्सन पेंडुलम, ये सब आपके जैसे टॉर्सन पेंडुलम, बिफिलियर ऑसिलेशन, ये सब आपके उसमें आएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी, ठीक है। तो जो सिंपल
कंपाउंड पेंडुलम है, जैसे कोई पेंडुलम है तो वो उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो ऐसे मूव करेगा, ठीक है, अपनी मेन पोजीशन के आगे और ऐसे मूव करेगा। ये सिंपल ऑसिलेशन हो गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने बता दिया कि कोई मतलब जो रिपीटेड मोशन हो वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ऑसिलेशन में क्या होता है कि सिर्फ ये दोलन करेगा तो एग्जैक्ट, जैसे यहाँ से अगर हमने इसको यहाँ से छोड़ा तो ये यहाँ तक आया, बट वापस ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, तो इससे क्या होगा, एक पूरा चक्कर पूरा नहीं हुआ इसका, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल रेखीय आवर्त गति, और इसमें दोलन में ये डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेशन का और सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेशन का मतलब डिफरेंस, ठीक है। और नेक्स्ट है, मान लो ये सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड कर दिए पेंडुलम को, तो फिर ऑसिलेशन क्या होगा, ठीक है। एक मान लीजिए मान लीजिए अब दो पेंडुलम हो गए आपके, ठीक, दो या एन पेंडुलम भी ले सकते हो। इनको हमने दोनों को जोड़ दिया, तब ऑसिलेशन क्या होगा। अब इधर से कोई फोर्स लगाते हैं तो फिर इनका ऑसिलेशन एक साथ होगा, दोलन एक साथ होगा, इन दोनों का एक सिस्टम की तरह कार्य करेंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, इंडिविजुअली ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हो गया आपका कंपाउंड पेंडुलम ऑसिलेशन। फिर आपका आता है टॉर्सनल पेंडुलम। तो टॉर्सनल पेंडुलम में क्या होता है कि कोई मतलब डिस्क बांध देंगे और उसमें मतलब टॉर्सन, मतलब क्या बोलते हैं इसको, घुमाओ, उसको घुमाकर और छोड़ेंगे तो देखेंगे कि जो रस्सी में है वो टॉर्सन क्या आता है, ठीक है। तो ये आता है 2 पाई अंडर रूट I/C। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है टॉर्सन पेंडुलम वाला। और फिर है बिफिलर ऑसिलेशन, ये भी आपकी प्रैक्टिकल में है। इसमें क्या होता है कि बिफिलर ऑसिलेशन में क्या होता है कि कोई रोड है, उसको दो धागों से बांध देंगे यहाँ से, है ना, और फिर उसमें इसको घुमाकर छोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि ये इसका टॉर्सन कितना आया। तो वो आता है आपका बिफिलर ऑसिलेशन। हम डिटेल डिस्कस इस पर अच्छे से करेंगे। और फिर आपका हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर आ गया, फिर एलसी सर्किट आ गया। तो एलसी सर्किट में क्या होता है कि दो मतलब एल प्रेरकत्व और कैपेसिटर, है ना, ये जुड़े होते हैं। तो इनका जो करंट फ्लो होता है, उसमें जो करंट फ्लो से जो वाइब्रेशन होता है उसका हम इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका ये ऑसिलेशन ऑफ टू मासेस कनेक्टेड बाय स्प्रिंग, वो सेम ही हो गया। वाइब्रेशन हो गया, वाइब्रेशन वाले में इसमें आ जाएगा। और नेक्स्ट आपका सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे, सेम आवर्ती पे अगर हम सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि दो बल एक साथ लग रहे हो तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा, ठीक है। कोई पार्टिकल है, पहले हम क्या कर रहे थे कि जैसे कोई पार्टिकल है, उस पर हम एक फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो उसका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है वो इसकी बनती है x1 a1 a1 sin ओमेगा t
ये इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है एक पार्टिकल की, ठीक है। अब मान लो ये तब है जब कोई F1 फोर्स लग रहा है। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई दूसरा फोर्स भी इस पे, मतलब इसको हटा दिया, इस फोर्स को हटा दिया और कोई दूसरा फोर्स है इस पे लग रहा है F2, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन मान लो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो सरल आवर्त गति है उसकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी x2 8 और साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। तो दो फोर्स जब इंडिविजुअल लग रहे हैं, अलग अलग लग रहे हैं, तब तो इनकी इक्वेशन ये है, ठीक है। तो हमें इसमें सुपरपोजिशन में क्या होगा कि जब दोनों फोर्स उस पार्टिकल पर एक साथ लगा दिए जाए तब उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है, वो हमको देखना है। तो जैसे ये पार्टिकल है और इस पे दोनों फोर्स एक साथ लगा दिए, अब वो फोर्स की डायरेक्शन अपने को पता नहीं कि किस तरफ होगी, तो पार्टिकल कंफ्यूज हो जाएगा कि किस तरफ जाऊं, ठीक है। तो फिर वो आती है टेलर सीरीज की जो इक्वेशन आती है, तो उससे हम वो निकालते हैं इसका जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा इसमें F1 प्लस F2, और उससे जो डिस्प्लेसमेंट होगा x बराबर x1 प्लस x2, ये माइनस भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो वो इसमें सुपरपोजिशन में हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों फोर्स एक साथ लगाने पर उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये आपका आ गया डैम्प्ड हार्मोनिक। ये सेम है सब, इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद आपका लेजेस फिगर आ गया केस ऑफ डिफरेंट मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। तो ये सब इससे सुपरपोजिशन से रिलेटेड ही है। फिर नेक्स्ट आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कि मान लीजिए कोई ऑसिलेटर है, मतलब कोई दोलक है, तो वो जैसे ऐसे मूव कर रहा है, तो अब इस पे कोई ऐसा फोर्स लगाकर और इसके जो इसका डैम्प्ड है उसमें जो मंदन आता है, कि जैसे मैंने बताया था अभी कि जो इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो यहाँ तक ये वापस नहीं आ पाता, ठीक है, अपनी मीन इस पोजीशन तक वो पूरा नहीं आ पाता। तो जो इसकी मेन पोजीशन है, इस पर जो बाहर से इसके पार्टिकल्स है इस पे कुछ फोर्स लगते हैं, जैसे विस्कस फोर्स हो गया, जिसको आप बोलते हो हिंदी में श्यान बल, ठीक है। तो विस्कस फोर्स हवा से लगता है, तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिस तरफ इसका मूव होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एयर रेसिस्ट करेगी उसको। तो वो इसमें डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में इसका अध्ययन करेंगे। और बाद में पावर डिसेप्शन, तो इससे उसका जो शक्ति क्षण है, उसका मतलब पावर में क्या कमी आई, ठीक है, तो वो उसका अध्ययन इसमें डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में करेंगे। फिर उसी से जुड़ा क्वालिटी फैक्टर, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर और ट्रांजिट एंड स्टेडी स्टेट पावर ऑब्सॉर्प्शन और टू कपल्ड ऑसिलेशन, मतलब दो कपल्ड ऑसिलेशन हो तब उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब हमने देखा इसमें ऑसिलेशन में, और जो मैकेनिक्स है उसका और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रहेगा। तो हम उस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।